नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गिग इकोनॉमी, या ये भी कह सकते हैं कि जो गिग श्रमिक हैं उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं कि आखिर ये आजकल चर्चाओं में क्यों बने हुए हैं, इनसे जुड़े हुए जो सर्वेक्षण किए गए हैं उनसे क्या निष्कर्ष निकले हैं, वे कौन से आंकड़े हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े हुए कौन से मुद्दे हैं जिसके कारण ये आजकल चर्चाओं में बने हुए हैं, और फिर देख लेंगे कि क्या इनसे जुड़े हुए कोई प्रयास सरकार के द्वारा या किसी राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं, ये पहलू है जिनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये आजकल समाचारों में क्यों बने हुए हैं। तो बात करें तो हाल ही में कुछ एनजीओ के द्वारा कुछ सर्वेक्षण किए गए हैं, सर्वे किए गए हैं, और किस पर किए गए हैं, तो ये जो गिग श्रमिक हैं इन्हीं पर किए गए हैं। और इस पर किए गए अध्ययन से क्या पता चला है कि जो आंकड़े आए हैं वो क्या है कि इनके स्वास्थ्य, इनके आय से संबंधित जो सुरक्षा है और इनके विनियमन की जो कमी है उसको ये परिलक्षित कर रहे हैं। यानी कि ये जो आंकड़े हैं इनके विभिन्न जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। अगर हम उन आंकड़ों की बात करें तो जैसे अगर हम बात करें कि जो ये सर्वे किया गया तो ये क्या है कि ये देश के 32 जो सिटीज़ थी वहाँ के लगभग 5000 जो ऐसे श्रमिक थे उन पर ये सर्वेक्षण किया गया। और इसके जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको हम संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं। तो ये क्या है कि जो गिग श्रमिक के रूप में 85% ड्राइवर क्या है कि दिन में 8 घंटे से अधिक ये वर्क करते हैं, यानी 8 घंटे मिनिमम ये कार्य करते हैं। और बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं जिनकी जो अवधि है वो 8 घंटे से अधिक है। दूसरा आंकड़ा क्या कह रहा है कि इनमें से क्या है कि लगभग 21% श्रमिक क्या है कि 12 घंटे से अधिक समय तक कार्य करते हैं, यानी इनका जो वर्किंग आवर है वो 12 घंटे से भी अधिक है। और लगभग क्या है कि 65% यानी 65% जो महिला गिग श्रमिक हैं उन्होंने माना है कि अपनी नौकरी में ये असुरक्षा महसूस करती हैं। ये असुरक्षा विभिन्न प्रकार की हो सकती है, उनके बारे में भी इस पूरे सर्वे में डिटेल में बताया गया है। और अगर हम बात करें तो 87% जो इसके उत्तरदाता थे, यानी जिनसे प्रश्न पूछे गए थे, उन्होंने कहा कि नौकरी की असुरक्षा के लिए कम समय में सेवाएं देना सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर हम बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में जो जहां पर ये गिग श्रमिक कार्य करते हैं वहां पर बड़ी ही अधिक मात्रा में क्या है कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। और इस कारण से क्या है कि इस क्षेत्र में जो श्रमिक हैं उनकी जो सामान्य आय है या कह सकते हैं जो मासिक आय है वो 5 से 10 वर्ष पहले की तुलना में आज वर्तमान में कम हो चुकी है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, वर्तमान से 5-10 वर्ष पहले जो ऐसे गिग श्रमिकों को वेतन मिलता था या जो भुगतान, वेतन इनको मिलता नहीं है, वो क्या है इनके कार्य के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जो इनको भुगतान किया जाता था वो वर्तमान की तुलना में अधिक है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि अधिक कंपटीशन होने के कारण या कह सकते हैं कि जो श्रमिक हैं उनकी उपलब्धता अधिक होने के कारण वर्तमान में इनको कम भुगतान दिया जा रहा है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो वाहन ऋण है, जो रख रखाव के खर्चे हैं, या जो इनको ईंधन के लिए पैसा दिया जाता है, उसके बाद अगर इनकी सैलरी या जो भी भुगतान किया जाता है उसमें से इन जो ये व्यय है इनको अगर काट लिया जाए तो इनकी जो आय है वो मात्र 15,000 से लेकर 20,000 रुपये है। और सामान्य तौर पे ये जो गिग श्रमिक है ये मूल रूप से कहाँ कार्य करते हैं, शहरी क्षेत्रों, यानी कह सकते हैं कि सिटीज़ में काम करते हैं। और वहाँ पर रहने का, खाने का और जो अन्य व्यय हैं वो काफ़ी अधिक होते हैं। उस तुलना में अगर इनके आय की बात करें तो वो काफ़ी कम है। इस कारण से इनकी सबसे जो बड़ी समस्या है वो आर्थिक समस्या है। इसी के साथ कुछ आंकड़े और भी हैं, जैसे अगर हम बात करें तो गिग श्रमिकों में क्या है कि 57% क्या है कि 2 से लेकर 5 वर्षों से क्या है कि ये या तो मूल रूप से ड्राइवर हैं या फिर सवार हैं। और इसमें भी क्या है कि 16% यानी 16% जो श्रमिक हैं वो 5 वर्षों से अधिक समय से क्या है या तो ड्राइवर हैं या फिर सवार हैं। लगभग
85% जो गिग श्रमिक हैं ये मूल रूप से क्या है, कह सकते हैं इनका जो आयु है वो सामान्य तौर पे 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में है। तो मूल रूप से कह सकते हैं कि लगभग ये यूथ है। यूथ न कहें तो ये कहेंगे कि इनके ऊपर सबसे अधिक जिम्मेदारी है, यानी ये जो आयु वर्ग होता है इस पर परिवार की जो विभिन्न जिम्मेदारियां होती हैं वो इनके ऊपर होती हैं। और इस दृष्टिकोण से देखें तो इनके सामने जो प्रमुख समस्याएं हैं उनमें जैसे अगर हम बात करें तो आर्थिक समस्या है, महिलाओं के सामने क्या है कि असुरक्षा की समस्या है। तो ये जो मुद्दे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो इनकी सुरक्षा से संबंधित, इनकी आय से संबंधित या अन्य मामलों से जुड़ते हैं। तो ये हमने देख लिया कि रिपोर्ट के जो महत्वपूर्ण आंकड़े थे वो क्या थे। अब बात कर ले कि आखिर ये गिग इकोनॉमी या ये भी कहें कि जो गिग श्रमिक है ये किसे कहते हैं। तो सामान्य तौर पे क्या है कि जो गिग इकोनॉमी है ये मुक्त बाजार प्रणाली है, कह सकते हैं कि ये स्वतः स्वचालित होती है। इसमें क्या है कि बहुत सारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और इनमें क्या है कि अस्थायी और शॉर्ट टर्म कार्य दिए जाते हैं। यानी मूल रूप से क्या है कि इसमें किसी भी जो श्रमिक है उसको अस्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि इनके जो कार्य होते हैं वो लंबे या लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं कि अस्थायी और दूसरा क्या है कि शॉर्ट टर्म होते हैं। यानी मूल रूप से जैसे फ्रीलांस टाइप के कार्य होते हैं कि आप कार्य करिए, आपको भुगतान किया जाएगा, उसके बाद आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। दूसरी बात करें कि इस प्रकार के जो कार्य से जुड़े हुए जो लेबर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उन्हें ही गिग श्रमिक कहते हैं। और यह क्या है कि इकोनॉमी जो पूरी इसकी चलती है ये मूल रूप से क्या है कि या तो इकोनॉमिक डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके द्वारा संचालित होते हैं, या फिर जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं वहाँ से ऐसे कार्यों को संचालित किया जाता है। और मूल रूप से अगर हम बात करें कि ये जो पूरा गिग इकोनॉमी है ये क्या है कि जो गिग लेबर्स हैं, जो श्रमिक हैं, इनके विशेष सेवाओं की तलाश करने वाले ग्राहकों से इन्हें जोड़ती है। और इससे संबंधित जो बड़े प्लेटफॉर्म है अगर उनकी हम बात करें तो जैसे उबर है, स्विगी है, जोमेटो है, टास्क रैबिट है, ब्लिंकिट है, ये क्या करते हैं कि बहुत सारे लेबर्स को हायर करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि जितनी आप डिलीवरी करोगे उसके आधार पर आपको भुगतान होगा। आवर बेस पे इनको रखा जाता है, इनका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है और ये अस्थाई भी नहीं होते। छोटी छोटी गलतियों पर इन्हें हटा दिया जाता है, इनका भुगतान नहीं होता है और इन्हें असुरक्षा जैसे विभिन्न समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर गिग श्रमिक होते क्या हैं या इकोनॉमी होती क्या है। अब हम बात कर लें कि जो गिग श्रमिक है इनसे संबंधित कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आपको जानने चाहिए। अगर उनकी हम बात करें उसमें भी क्या है कि जो सरकार की थिंक टैंक नीति आयोग है, अगर उसकी बात माने तो वर्ष 2020 से 21 में लगभग क्या है कि 17 लाख कर्मचारी गिग इकोनॉमी जो थी वहां पर कार्य कर रहे थे। यानी कि ये एक बड़ा आंकड़ा है। लगभग कह सकते हैं कि ये तो वैसे आंकड़े हैं जो इस डेटा में लिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे आंकड़े होते हैं जो छूट जाते हैं। यानी कि क्या है कि अपने यहाँ या अपने देश में जो ये इकोनॉमी है इसमें जो श्रमिकों की संख्या है वो 77 लाख से भी अधिक है। दूसरी अगर हम बात करें तो यह कार्यबल क्या है कि 2029-30 तक, यानी ये अनुमान लगा रहा है ये थिंक टैंक आयोग कि 2029-30 तक इनकी जो संख्या होगी वो लगभग 2.35 करोड़ के पास पहुंच जाएगी। तो ये आंकड़े दिए गए हैं। और इसी में अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर सबसे अधिक ऐसे श्रमिक वहां पर लगे हुए हैं, तो इसमें जो सबसे अधिक संख्या है वो है रिटेल, ट्रेड एंड सेल्स की, और जो सबसे कम संख्या है वो एजुकेशन सेक्टर की है। बीच के कुछ हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन क्षेत्र है, फिनांस है, इंश्योरेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो यहाँ पर ये प्रमुख सेक्टर हैं जहाँ पर ये गिग श्रमिक कार्य कर रहे हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे है रिटेल, ट्रेड एंड सेल्स। ऐसे ही क्या है कि जो एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पर ऐसे श्रमिकों की संख्या सबसे कम है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें कि आखिर एजुकेशन सेंटर में कैसे गिग श्रमिक लगे हैं, तो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो फ्रीलांस पे कराए जाते हैं। तो वैसे कार्यों के लिए क्या है कि गिग श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमने देख लिए। अब इसी के साथ क्या है कि अगर हम बात करें
तो इस रिपोर्ट में जो विभिन्न आंकड़े दिए गए थे या जो परिलक्षित हुए थे उनके आधार पर कुछ सिफारिशें की गई है। अगर हम उन सिफारिशों की बात करें तो इसमें क्या है कि जो कुछ महत्वपूर्ण है वो आपके सामने है, एक एक करके देख लेते हैं। तो क्या है कि गिग श्रमिकों को कम भुगतान या उसके शोषण से बचाने के लिए क्या है कि ये कहा जा रहा है कि जो भुगतान प्रणाली है उसको पारदर्शी बनाया जाए और उसको स्थिर किया जाए, स्टेबल किया जाए। इसी के साथ काम की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जो कार्य के घंटे हैं यानी जो वर्किंग आवर है वो निर्धारित किया जाए कि कार्य किस प्रकार के नेचर का है, उसकी प्रकृति क्या है, वो हार्ड है, वो सॉफ्ट है, या इसी के आधार पर महिला पुरुष के आधार पर भी क्या है कि जो वर्किंग आवर है उसको निर्धारित किया जाए। और ये भी है कि निश्चित समय सीमा से यदि अधिक काम है या फिर जिसको हम ओवर टाइम कहते हैं, तो यदि कोई श्रमिक अगर वो तय समय सीमा से अधिक कार्य करता है तो उसको क्या है कि उसके कारण उसको जो भुगतान किया जाए वो अतिरिक्त किया जाए, यानी जो उसका ओवर टाइम है उसको ध्यान में रखते हुए उसका भुगतान निर्धारित किया जाए और न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए ताकि निश्चित आय की गारंटी मिल सके। यानी इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो अस्थायी होना, यानी कि इसमें कार्य का निश्चित होना तय नहीं है, यानी कि आप कब तक यहाँ कार्य करेंगे ये निर्धारित नहीं है। तो इसको भी निर्धारित करने की बात कही गई है। और इसी के साथ जितने भी लेबर्स हैं, जो श्रमिक हैं, इनकी आईडी को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक नहीं करने की भी बात की गई है। और प्रति लेन देन से जो इनके कमीशन की मात्रा होती है उसको भी ये कहा गया है कि कम से कम रखा जाए, यानी जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो क्या है कि कमीशन इनसे लेते हैं, तो इस पे भी बात की गई है। और इसमें ये भी कहा गया है कि श्रमिकों के जो ईंधन बिल है इसके लिए अलग से भुगतान की व्यवस्था की जाए, यानी जो इनके डिलीवरी में जिस भी वाहन का ये उपयोग करते हैं उसके जो ईंधन में जो खर्च आता है उसका अलग से इन श्रमिकों को भुगतान किया जाए। और ईंधन जो बिल भुगतान है, ईंधन की कीमतों के बढ़ने के साथ ये भुगतान किया जाए। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जब इनके पेमेंट होते हैं तो इनके पेमेंट क्या होते हैं कि कंपनियां महीने के लास्ट में या कुछ लेन देन होने के बाद करती हैं। इस बीच में क्या होता है कि जो फ्यूल्स है उनकी प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन इनको जो भुगतान होता है वो पिछले भुगतानों के आधार पर किया जाता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। और इनके लिए क्या है कि एक कल्याण बोर्ड स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है। और इस तरह से क्या है कि ये भी कहा गया है कि इनके लिए कोई एक नियामक ढांचा बनाया जाए ताकि इनकी सुरक्षा या इनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उनका समाधान हम कर सकें। तो ये क्या है कि ये कुछ सिफारिशें थी। अब हम बात कर लेते हैं कि अपने देश में गिग श्रमिकों के हितों के लिए क्या कोई प्रयास किए गए हैं या किए जा रहे हैं। तो अगर उनकी हम बात करें तो अपने देश की जो पार्लियामेंट है, जो देश की संसद है, उसने वर्ष 2020 में देश में या देश के श्रम कानूनों को और अधिक सरल बनाने के दृष्टिकोण से क्या है कि जो विभिन्न इंडस्ट्रियल रिलेशन थे, जो संबंध थे, या फिर कह सकते हैं कि विभिन्न व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और जो विभिन्न कामकाजी जो परिस्थितियां हैं, इनको ध्यान में रखते हुए क्या है कि एक श्रम कोड पारित किया गया था जिसमें विभिन्न इसके रूट रेगुलेशन दिए गए थे जिनको फॉलो करने की बात कही गई थी। और पहली बार सामाजिक सुरक्षा कोड में गिग श्रमिकों को क्या किया गया, शामिल किया गया। तो इस तरह से क्या है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या है कि जो सामाजिक सुरक्षा था, जो सोशल सिक्योरिटी थी, उसकी बात शामिल की गई। और इसी के साथ अगर बात करें तो जो देश का राजस्थान राज्य है वो क्या है कि वो पहला राज्य है जिसने क्या है कि गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया। अगर इसकी हम बात करें तो राजस्थान ने वर्ष 2023 में यहाँ की जो सरकार थी उसने प्लेटफॉर्म आधारित जो विभिन्न गिग वर्कर्स थे, या कह सकते हैं कि ऐसे जो विभिन्न क्षेत्र थे जहाँ पर इस प्रकार के कार्य किए जाते थे, उनके लिए पंजीकरण और उनके वेलफेयर के लिए क्या है कि अलग से अधिनियम पारित किया। यानी जिसको हम बोल सकते हैं कि
ये क्या था कि गिग आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023, इसको क्या है कि राजस्थान सरकार ने पारित किया। और इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने गिग वर्कर्स के लिए क्या है कि इस तरह के पहल पर कार्य किया। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो गिग वर्कर्स हैं ये क्या है, गिग इकोनॉमी क्या है, इनसे जो संबंधित जो सर्वेक्षण किया गया है उसके आंकड़े क्या बता रहे हैं, और अपने देश में इनके सुधार के लिए या इनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उनके लिए कौन सी सिफारिशें की गई हैं, और देश में इनके लिए कौन से प्रयास पहले किए गए हैं। ये सारे मुद्दे थे जिनकी चर्चा हमने कर लिया। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।